रेस्पिरेशन वर्ड हम इससे ऑलरेडी अवेयर है, हम प्रीवियसली इसको स्टडी कर चुके हैं पहले के स्टैंडर्ड में। क्या पढ़े हम उसमें? जो इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन और एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एकदम बेसिक डेफिनेशन, इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। बट अभी एक्चुअल रेस्पिरेशन क्या होता है और रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में कैसे परफॉर्म हो रहा है और उसकी क्या नीड है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है, हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले रेस्पिरेशन 2 लेवल पे होता है, दैट इज बॉडी लेवल और सेल्यूलर लेवल। बॉडी लेवल रेस्पिरेशन मतलब जो हम पहले पढ़ चुके बेसिक डेफिनेशन हमारा इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन और एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसे ही बोलते हैं बॉडी लेवल, जिसमें हमारा बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व है, जैसे कि हमारा नोज और ये नॉस्ट्रिल, जहाँ से हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये एकदम सिंपल फंक्शन, इसको बोलते हैं हम बॉडी लेवल रेस्पिरेशन। अब सेल्यूलर लेवल रेस्पिरेशन क्या होता है? सेल्यूलर लेवल रेस्पिरेशन मतलब नाम से ही हम क्लियरली इंडिकेट कर सकते हैं कि ये सेल्स में परफॉर्म होगा, सेल्स की हेल्प से। अब सेल्स हमारे कैसे हेल्प कर रहा है रेस्पिरेशन करने में, वो हम देखेंगे। सेल्यूलर लेवल रेस्पिरेशन भी 2 टाइप का होता है, 2 टाइप्स, वेरेज रेस्पिरेशन हो रहे हैं 2 लेवल पे। डिफरेंस बिटवीन टाइप्स एंड लेवल, ये 2 लेवल पे हो रहा है, मतलब ये प्रोसेस होगा ही होगा, बॉडी लेवल रेस्पिरेशन भी होगा और सेल्यूलर लेवल भी होगा। दोनों अलग अलग प्रोसेस है, दोनों की अलग अलग मैकेनिज्म है। अब सेल्यूलर लेवल के 2 टाइप्स है, वो 2 तरीके से होता है। एक होता है एरोबिक एंड सेकेंड इज एनएरोबिक। अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें हमारे ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है फूड प्रोड्यूस करने में, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन। मतलब हमारे जो फूड कंपोनेंट्स है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है और उसका इन्वॉल्वमेंट भी है, वो मदद भी कर रहा है हमको एनर्जी प्रोड्यूस करने में। वेरएज एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन प्रेजेंट है लेकिन उसका कुछ रोल नहीं है, उसका कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है एनर्जी प्रोड्यूस करने में। यहाँ पे ऑक्सीजन है और उसका इन्वॉल्वमेंट भी है। मतलब यूजुअली लोगों के ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, बट ऐसा नहीं है। दोनों में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और यहाँ पे उसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पे उसका यूज नहीं हो रहा है। This is the basic difference between aerobic respiration and anaerobic respiration. एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए वी रिक्वायर फूड। अब फूड से हमें कैसे एनर्जी मिलती है? हम जो फूड कंज्यूम करते हैं उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एटसेट्रा। अब ये सारे कंपोनेंट्स हम इंक्लूड करते हैं हमारे फूड में, जिसको हम एक नॉर्मल वर्ड भी दे सकते हैं, बैलेंस डाइट, जिसमें ये सारे चीज़ इंक्लूड हो रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट, जिससे हमको न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी मिल रही है। अब ये सारे कंपोनेंट्स के अंदर भी हमें एनर्जी स्पेशली मिलती है सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से। अब एनर्जी हमको किसके फॉर्म में मिलती है? एटीपी के फॉर्म में मिलती है। अब एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिससे हमको मिल रहा है एनर्जी। अब वो किससे ज्यादा मिल रही है? ज्यादा हम कहाँ से एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं? दैट इज कार्बोहाइड्रेट से। और कार्बोहाइड्रेट्स किससे फॉर्म हुआ है? ग्लूकोज से। दैट मीन्स ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और फिर हमें मिलेगी एनर्जी, दैट इज एटीपी। अब ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन कैसे होने वाला है वो हम देखेंगे आगे। ये सब किसका पार्ट है? दैट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन का। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में मीन्स हम फूड कंज्यूम किए, फूड हमारे बॉडी में
आया। अब फूड आने के बाद ये सारे पार्ट्स बाइफरकेट हो गए, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट का इन्वॉल्वमेंट है हमें ज़्यादा एनर्जी देने में, मतलब सेल में हमारे ग्लूकोज गया। अब ग्लूकोज जाने के बाद वो कैसे ब्रेक डाउन होगा और कैसे एनर्जी देगा वो हम यहाँ पे देखेंगे डिटेल में। सबसे पहले ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा 3 स्टेप में, दैट इज ग्लाइकोलिसिस, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ETC। ये तीन स्टेप हमारे इन्वॉल्व होते हैं हमको एनर्जी देने में, वो भी ग्लूकोज को ब्रेक करके। अब हम 1 बाय 1 ईच स्टेप में देखेंगे कि हमको कितनी एनर्जी मिल रही है, कौन से स्टेप से, और कौन सा प्रोसेस कहाँ पे फंक्शन कर रहा है हमारे सेल में। अब हमारे सेल में ग्लूकोज एंटर हुआ और वो ब्रेक होता है 3 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, थर्ड ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। अब ये 3 स्टेप में हमको एनर्जी मिलती है, ये 3 स्टेप प्रोसेस होने से। अब हर स्टेप में हमारा ग्लूकोज कितना ब्रेक हो रहा है और कितनी एनर्जी दे रहा है वो हम देखेंगे अभी एक एक स्टेप को फर्दर डिटेल में स्टडी करके। ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? सबसे पहले ये वर्ड का मीनिंग क्या है? ये 2 वर्ड को कंबाइन करके एक वर्ड फॉर्म हुआ है, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइक विच मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स डिग्रेडेशन, या थोड़ा सिंपल वर्ड ब्रेकडाउन। मीन्स नेम इटसेल्फ सजेस्ट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज यहाँ छोटे छोटे पार्ट्स में टूटने वाला है और टूट के हमको एनर्जी देगा। अब वो कैसे देगा? सबसे पहले ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस हमारे सेल में होता कहाँ है? ये हमारे सेल में होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म नाम का एक सेल ऑर्गेनेल है जहाँ पे अकर होता है हमारा ये प्रोसेस, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज एंटर होगा साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में आने के बाद ये जो ग्लूकोज है दैट इज C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये ब्रेक डाउन होता है 3 कार्बन कंपाउंड में, और वो कार्बन कंपाउंड का नाम है पायरुविक एसिड। मीन्स अपना ग्लूकोज जो हमने फूड में कंज्यूम किया, जो कार्बोहाइड्रेट से हमको मिला, वो एंटर हुआ साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में एंटर होने के बाद वो जो 6 कार्बन का ग्लूकोज है वो ब्रेक होके 3 कार्बन का पायरुविक एसिड दिया हमें। अब ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस का एक और नाम है, दैट इज EMP पाथवे। वाई EMP पाथवे? क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस को या ये पाथवे को डिस्कवर किया 3 साइंटिस्ट लोगों ने मिलके, दैट इज एम्बेडन, मेयरहॉफ एंड पार्नस। ये तीनों के इनिशियल्स हैं, इसको कंबाइन करके हमने एक नाम दिया, या साइंटिस्ट लोगों ने ऑलरेडी इसका नाम दिया EMP पाथवे, जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके फॉर्म हो रहा है पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड फर्दर ट्रांसफर होता है नेक्स्ट स्टेप में, जिसका नाम है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब ग्लाइकोलिसिस तो हमारा हो रहा था साइटोप्लाज्म में। अब ये जो पायरुविक एसिड, ये हमारा सेल है फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे हमारा साइटोप्लाज्म और यहाँ पे है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो पायरुविक एसिड हमारा बना था साइटोप्लाज्म में, वो ट्रांसफर हो रहा है नेक्स्ट स्टेप के लिए, वो है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ये अकर हो रहा है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर होने के लिए ट्रैवल करता है पायरुविक एसिड। अब यहाँ से ट्रैवल करते करते ये बीच का जो स्पेस है, यहाँ पे वो 3 कार्बन का जो पायरुविक एसिड है वो ब्रेक होके 2 कार्बन का एसिटिल कोएंजाइम A बनाता है।
बिफोर एंटरिंग टू माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जो एंटर हुआ है केमिकल या कंपोनेंट उसका नाम है एसिटिल कोएंजाइम ए। अब एसिटिल कोएंजाइम ए ये फर्दर ब्रेक होके हमको देता है NaDH2 प्लस FADH2 प्लस CO2 प्लस H2O। ये सारे कंपोनेंट्स, ये सारे चीज़ें हमको मिलती है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल से। अब ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को डिस्कवर किया एक साइंटिस्ट ने, सर हेंस क्रेब। इसलिए इस पाथवे या इस साइकिल का एक और नाम है, दैट इज क्रेब साइकिल। इसके एंड प्रोडक्ट हमको मिलते हैं NaDH2, FADH2, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और कुछ ATP। कुछ एनर्जी हमको यहाँ पे मिली सेकेंड स्टेप से भी, जो कि हमको कुछ एनर्जी यहाँ फर्स्ट स्टेप से भी मिली थी, ATP एंड में पायरुविक एसिड के साथ। अब NaDH2 और FADH2 क्या है? ये एक एंजाइम्स है जो फॉर्म हुए, जिसका फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। अब ये दोनों एंजाइम फर्दर पार्टिसिपेट करेंगे थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप हमारा है ETC, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। अब हमको जो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब साइकिल से दो एंजाइम मिले थे, NaDH2 प्लस FADH2, अब ये पार्टिसिपेट करने वाले हैं थर्ड स्टेप के लिए। अब इससे हमको कितनी और कैसे एनर्जी मिलती है? जो NaDH2 है वो हमको 3 ATP देता है और FADH2 है हमको जो 2 ATP मॉलिक्यूल देता है। 3 ATP हमको NaDH2 से मिला, 2 ATP हमको FADH2 से मिला, प्लस CO2 थोड़ा सा बाय प्रोडक्ट और H2O हमारा बाय प्रोडक्ट, ये ETC के रिएक्शन से। अब मेन हमारा क्या था? ATP। ATP इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो हमारी एनर्जी करेंसी है, जिसकी वजह से हम काम परफॉर्म कर पाते हैं इजीली। हमारा काम जिससे होता है, जिसको हम एनर्जी बोलते हैं, वो एनर्जी क्या है? एनर्जी किस फॉर्म में हमको बॉडी में मिल रही है? वो है ATP के फॉर्म में, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एनर्जी हमको कौन सा 3 स्टेप से मिली? सबसे फर्स्ट ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, थर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। इन केस ऑफ इनसफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट, कभी कभी हम फास्टिंग करते हैं या कोई और रीज़न की वजह से हम खाना नहीं खा पाते, हमारे कुछ बिजी स्केड्यूल की वजह से, या हम कहीं कभी बाहर चले गए और हमको खाना टाइम पे नहीं मिला, तो उस टाइम पे हमारे बॉडी में कैसी कंडीशन आ जाती है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट का लेवल या ग्लूकोज का लेवल एकदम कम हो जाता है। तो वो टाइम पे भी हम अपना काम जो कर रहे हैं वो हम काम कर पाते हैं। तो वो टाइम पे हम काम कैसे कर पाते हैं? हमको कहाँ से एनर्जी मिलती है? जब इनसफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज हमारी बॉडी में हो जाता है, वो टाइम पे हमारे बॉडी में जो लिपिड्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट है वो हमको फॉर्म करते हैं एनर्जी। लिपिड्स जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड्स में, और जो प्रोटीन्स है वो कन्वर्ट हो जाता है अमाइनो एसिड्स में। अब फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड दोनों ब्रेक होके बनाते हैं एसिटिल कोएंजाइम ए। अब ये एसिटिल कोएंजाइम ए फॉर्म हो गया। अब ये एंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हुआ तो वापस वही सेम प्रोसीजर जो अब हम इसके थोड़ा पहले देखे थे, एसिटिल कोएंजाइम में एंटर हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में और फिर परफॉर्म कर रहा है क्रेब साइकिल। वही सेम चीज़ वापस रिपीट होगी हमारे बॉडी में। एसिटिल कोएंजाइम में एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में और फिर वो परफॉर्म करेगा क्रेब साइकिल और बनाएगा NaDH2 प्लस FADH2। अब NaDH2 और FADH2 फॉर्म हो गए। ये दोनों एंजाइम फर्दर पार्टिसिपेट करेंगे
थर्ड स्टेप में वो है ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। वापस ये दोनों एंजाइम ब्रेक करेंगे और ब्रेक होने के बाद बनाएंगे ATP, जो हमको जिसकी वजह से एनर्जी मिलेगी। मतलब इन शॉर्ट फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड्स भी काम कर सकते हैं जब हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का लेवल एकदम कम हो जाता है, तो हमको एनर्जी देते हैं ये दोनों सब्सटेंसेस। एनर्जी अभी हम जो देखे, इसके पहले जो हमको एनर्जी फॉर्म हुई हमारे बॉडी में, जो डेवलप हुई, वो थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन हम देखे। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू हमको कैसे एनर्जी मिलती है वो हम देखेंगे यहाँ पे। स्पेशली एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है और किस में होता है? इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी स्पेशली बैक्टीरिया। क्यों बैक्टीरिया? क्योंकि बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाते ऐसी कंडीशन में जहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन हो, तो इसलिए वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में या जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम हो वैसी जगह पे सरवाइव करते हैं। तो उन्हें एनर्जी कैसे मिलती है? उन्हें एनर्जी मिलती है थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। इनके में एनर्जी मिलने के दो स्टेप है। पहला ग्लाइकोलिसिस, दूसरा फर्मेंटेशन। अब ग्लाइकोलिसिस अभी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। मतलब हमारा जो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होके बनाता है पायरुविक एसिड, 3 कार्बन का। अब ये जो 3 कार्बन का पायरुविक एसिड है वो फर्दर फर्मेंटेशन वाले प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाता है और बनाता है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस और एक अल्कोहल और कुछ एनर्जी। मतलब हमको एनर्जी कैसे मिल रही है बैक्टीरिया में? थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें 2 स्टेप हो रहे हैं, दैट इज ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन। ग्लाइकोलिसिस से बन रहा है पायरुविक एसिड, फर्मेंटेशन के थ्रू बन रहा है कुछ ऑर्गेनिक एसिड या सब्सटेंस और एक अल्कोहल। अब सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं है एनारोबिक रेस्पिरेशन, सम हायर प्लांट्स भी एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई ऐसी जगह या प्लेस होती है जहाँ पे इनफ ऑक्सीजन नहीं है, जहाँ पे डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन हो चुका है, ऑक्सीजन की कमी है, स्कार्सिटी ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पे भी एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है। इनफैक्ट इन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो हम भी सर्टेन कंडीशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज करते टाइम, अभी जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, कंटिन्यूसली रिगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमको कैसे ऑक्सीजन इनफ नहीं मिल पाता है और हमको फिर ऐसे कंडीशन आ जाती है कि हम ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगते हैं। तो उस टाइम पे हमको एनर्जी कैसे मिलती है? वो टाइम पे हमारे मसल्स में, जहाँ पे हमारी जो बोन्स और जो मसल्स काम कर रही है, वहाँ पे फटाक से ग्लाइकोलिसिस होगा, जिसकी वजह से पायरुविक एसिड बनेगा और फिर नेक्स्ट स्टेप फर्मेंटेशन होगा। फिर इस वजह से कभी कभी ऐसी कंडीशन भी आ जाती है, या फिर हम एक्सरसाइज करने के बाद क्यों थकने लग जाते हैं, क्यों हमें थकान महसूस होती है? क्योंकि हमारे कंटिन्यूअस रिगरस ऑफ एक्सरसाइज की वजह से हमारे बॉडी में कुछ लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, फर्मेंटेशन के थ्रू एक ऑर्गेनिक एसिड बनता है। अब वो मसल्स में कौन सा एसिड बनता है? दैट इज लैक्टिक एसिड। अब वो लैक्टिक एसिड इतना ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है जिसकी वजह से हमारे मसल्स थक जाते हैं और हम टायर्डनेस फील करने लगते हैं। उसको एक टर्म बोलते हैं, दैट इज मसल फटीग।